तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 हिंदी का वे सभी प्रश्न जो कि आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, यानी कि आपका वायरल क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसके प्रश्न को पहले ही जान लेते हैं ताकि आपको परीक्षा में पूरा का पूरा अंक लाने में यह प्रश्न मदद करेगा। तो चलिए पहला जो आपको मिलेगा, पहला एक आपको गद्यांश मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं और उसके बाद इससे प्रश्न को देखेंगे और इसका उत्तर भी जानेंगे। तो गद्यांश क्या कह रहा है बच्चों? गद्यांश कह रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये पहला लाइन हो गया। आप एक एक लाइन को आप याद करते जाइए ताकि आपको एग्जाम तब के आपको ऑब्जेक्टिव आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक ना। तो पहला प्रश्न था कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था और उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक ना। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, ठीक ना। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया, ठीक ना। यानी कि उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है, ठीक ना। ये रहा आपका पूरा का पूरा गद्यांश, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके प्रश्न को देखते हैं। और उससे पहले अगर जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें बाद में पढ़ने के लिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक ना। फिर अब चलते हैं हम लोग इसके प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1889 कहाँ पे हुआ था बच्चों? पोरबंदर में हुआ था, ठीक ना। कहाँ हुआ था आकाश? 2 अक्टूबर 1989 को पोरबंदर में हुआ था, ठीक ना। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर में। चलिए आप लोग का गलत जवाब नहीं दीजिए। फिर अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था, ठीक ना। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? सामाजिक समानता, अहिंसात्मक संघर्ष यानी कि सत्याग्रह, या फिर आर्थिक विकास या सैन्य बल का उपयोग। तो इनका प्रमुख सिद्धांत क्या था बच्चों? अहिंसा, ठीक ना। अहिंसा, संघर्ष, सत्याग्रह इनका प्रमुख सिद्धांत था, ठीक ना। चलिए फिर अगला सवाल का जवाब विनीत बताएगा, ठीक ना, कि महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था, ठीक ना। महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? विलासिता और ऐश्वर्य, सादगी और आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक सोच, युद्ध और क्रांति। क्या होगा जल्दी बताओ? सादगी और आत्मनिर्भरता, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, यानी कि विनीत थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ रहा है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता था? बताओ आकाश, बताओ कि महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, या फिर क्योंकि वे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे? क्यों उन्हें सत्य और अहिंसा का पुजारी कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत जवाब, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध किया और सत्य का प्रचार किया, ठीक ना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपने फिर से एक जवाब गलत दिया, यानी कि आपका लगभग सभी सब्जेक्ट में थोड़ा सा गड़बड़ी है, आपको देखने की आवश्यकता है। तो ये रहा आपका 4 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखें वो गद्यांश से था। अब आपका पद्यांश आ जाएगा, यानी कि एक कविता दिया गया है, पहले कविता को पढ़ेंगे फिर इसके प्रश्न उत्तर भी देखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे कविता आपसे पूछ रहा है कि यहाँ झरनों का संगीत है वन का हरियाली रंग, यहाँ झरनों का संगीत है वन की हरियाली रंग, यहाँ धरा का हर कोना भारत में, भारत है मन में उमंग, पर्वत जंगल नदियाँ फूल सब में छिपी कहानी, आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अनमोल निशानी, ठीक ना। माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान, झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान, यहाँ त्योहारों की छटा दिलों का खींच लाए, सरहुल करम और सोहराय की खुशियाँ बरसाए। ये रहा आपका कविता, ठीक ना। आप लोग एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं कि ये रहा आपका, ठीक ना। उसके बाद
प्रश्न देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है। ठीक ना, झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? पर्वत और नदियाँ, आदिवासियों का धरोहर, या फिर आधुनिक शहर, या फिर औद्योगिक युग। तो आदिवासियों का धरोहर क्या है बच्चों? झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है बच्चों? आदिवासियों की धरोहर। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग भी जो जान रहे हैं साथ साथ में कमेंट करते जाइए। ठीक ना, फिर देखिए, झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी हुई है? झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी हुई? मेहनत, फूलों से, बारिश, योश, नृत्य से, या फिर त्यौहार से? किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? तो यहाँ की मेहनत से। झारखंड की भूमि का गंध किससे जुड़ा हुआ है? तो यहाँ की मेहनत की, यहाँ के लोगों की मेहनत से जुड़ी हुई है। ठीक ना, फिर देखिए, फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा है, झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है? ठीक ना, झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी हुई है? तकनीक की, वन्य जीवों, पर्वत, जंगल और नदियों, या फिर केवल नदियों की? तो किसकी कहानी छिपी हुई है बच्चों? पर्वत, जंगल और नदियों की। फटाफट, यानी कि क्वेश्चन देख के ही आपका दिमाग में आंसर चलना चाहिए, तभी जाके आपकी तैयारी बेहतर है। अन्यथा आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है। उसके लिए चैनल से जुड़े रहिए, आपका काम हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहारों का वर्णन है? ठीक ना, यह जो गद्यांश पढ़े इसमें कौन कौन से त्योहार का वर्णन है? दीपावली और होली, ईद और क्रिसमस, सरहुल, करम और सोहराय, या फिर पोंगल और बैसाखी? तो कौन से त्यौहार का वर्णन किया गया है बच्चों? तो ये झारखंड का वर्णन किया गया है, यानी कि झारखंड में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। सभी लोग जानते हैं कि सरहुल है, करम है और सोहराय, ये सभी झारखंड के प्रमुख त्यौहार है। अगर हम बात करते हैं दिवाली और होली, तो ये पूरे भारत में मनाया जाता है, ये झारखंड में ही नहीं पूरे भारत में। लेकिन अगर मुख्य रूप से इन सभी पर्वों की बात करें तो ये झारखंड में ही मनाया जाता है। तो आप लोग कई बार कॉमन सेंस का भी प्रयोग करके इसका जवाब दे सकते हैं। अब रहा आपका ग्रामर से क्वेश्चन, ठीक है ना, यानी कि हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देवी, बालिका, छात्रा, या फिर राजा? इसमें से पुल्लिंग कौन है? तो देखिए, देवी स्त्रीलिंग है, बालिका भी स्त्रीलिंग है और छात्रा भी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द कौन सा है बच्चों? राजा आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक ना, फिर अगला प्रश्न है कि सूर्यास्त में अस्त से पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है? ठीक ना, प्रत्यय है, मूल शब्द है, उपसर्ग है, या फिर समास है? तो क्या है? सूर्यास्त में अस्त सबसे पहले, सूर्यास्त में अब शब्द अस्त सबसे पहले सूर्य जो जोड़ा गया उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम लोग उपसर्ग कहते हैं। और जो बाद में लगाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे सूर्यास्त में अस्त से पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है? यह सूर्य क्या है? तो वह उपसर्ग है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना आकाश? चलो, फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? ठीक ना, इसमें से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना हुआ है? पुनर्जन्म, मिठास, विद्यालय, या फिर कर्मठ? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना हुआ है? कौन सा शब्द उपसर्ग से बना हुआ है बच्चों? पुनर्जन्म। ठीक ना, कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है? पुनर्जन्म। ठीक ना, अगला प्रश्न देखिए, उन्नति का विलोम क्या है? उन्नति का विलोम शब्द क्या है? विकास, प्रगति, अवंति, या फिर सुधार? तो उन्नति का विलोम शब्द क्या है बच्चों? उन्नति का विलोम शब्द है अवंति। ठीक ना, उन्नति का विलोम शब्द क्या है? अवंति। ठीक, चलिए इसी प्रकार से फिर हम लोग अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक ना, पूछा क्या गया है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? धरती, गगन, पर्वत, या फिर वायु? तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है बच्चों? पृथ्वी का पर्यायवाची है धरती। ठीक ना, पृथ्वी को और नाम से क्या नाम से जाना जाता है? तो धरती नाम से जाना जाता है। ठीक ना, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धरती। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? ठीक ना, निम्न में से इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बच्चों ने मैदान में खेला, एक शब्द ये है। दूसरा है कि मुझे तुम्हारे साथ जाना है, वे सुबह जल्दी उठता है, बारिश होने लगी। इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है बताओ? वे सुबह जल्दी उठता है, ये आपका क्या है? अशुद्ध वाक्य है, बाकी सब शुद्ध वाक्य है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ठीक ना, यहाँ पे से देखना है कि कौन सा शब्द का वर्तनी शुद्ध है। एक समर्पण इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर समर्पण इस प्रकार से, समर्पण या फिर समर्पण। इसमें से चारों में से शुद्ध कौन सा है? तो चारों में से शुद्ध कौन है? ये वाला समर्पण क्या है? शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। ठीक ना, इस प्रकार से हम लोग समर्पण नहीं लिख सकते हैं, समर्पण हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ठीक ना, फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा है, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सम्मान खोना, चोट लगना, नाक से खून आना, या फिर नाक की सुंदरता का खत्म होना। तो नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या बच्चों? सम्मान को खो देना। ठीक ना, यानी सम्मान यानी कि अपना इज्जत मान सम्मान को खो देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाक कटाते हैं। जैसे आप लोग की उम्र में जैसे कोई लड़का लड़की क्या हो गया, कहीं किसी के साथ भाग गया, तो बाप कहता है कि वो मेरा नाक कटा दिया है ना, यानी कि उसका सम्मान खो गया। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह के बच्चे तो नहीं हैं, है कि नहीं? बाकी विनीत पे हम लोग को भरोसा एकदम नहीं है कि नहीं? क्या विनीत कभी भाग सकता है यार, इसका चाल चलन ही खराब हमको लगता है। हाँ, वो तो हमको समझ में आ रहा है तुम्हारा लक्षणवे देख के। अच्छा, रात को ही 12 बजे इंस्टाग्राम में क्या करते रहता है? हाँ ना वीडियो। अच्छा, वीडियो इंस्टाग्राम में कौन सा ऐसा वीडियो आता है जिसको 12 बजे रात तक देखते रहते हैं? आदमी मूवी भी देखता तो अरे मूवी भी देखता है आदमी, 2 घंटा नहीं देख पाता है इसको यार। 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात तक ही जो ऑनलाइन इंस्टाग्राम में कोई, तो भैया हम लोग को भरोसा नहीं है। हम जान रहे हैं कि तुम्हारा लक्षण खराब है। कभी न कभी देखो, जब भी ऐसे करना भैया, इसको फंसा के मत जाना। ठीक ना, है कि नहीं बाबू? अच्छा बताओ यार, बहुत खतरनाक पीटता है पुलिस। हाँ भाई, बड़ा खतरनाक, और सबसे पहले ना दोस्त लोग को पीटता है। तो हम तो कहते हैं भैया ऐसे लोग से दोस्ती दूर रखो। तो कौन देना पिटा देगा ना, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में देखो, बरियातू का एक लड़की भागी थी। ठीक ना, हाँ, वही सर की भतीजी थी। ठीक ना, भागी थी अभी यार। अच्छा ठीक है, छोड़िए। हाँ, तो पूरा खतरनाक अभी पूरा, और जितना उसका दोस्त लोग था सबका FIR दर्ज कर दिया। अब पुलिस आया, अब लड़की भागी थी भैया, तो लेडीज़ पुलिस आई, लड़की लोग को उठा के लगे थाना में दन आके पीट दी। अरे वो जो क्या बोलते हैं वो सर, हाँ बता दें। ठीक ना, चलो अगला प्रश्न है कि पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? ठीक ना, पढ़ाई करना जरूरी है, इसमें क्रिया शब्द कौन सा है? पढ़ाई करना जरूरी या फिर है? तो पढ़ाई करना में क्रिया कौन सा है बच्चों? करना। ठीक ना, तो जिसके अंत में क्या रहता है? ना रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना में ना है तो खाना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा, है कि नहीं? खाना, नहाना, धोना, पीना, जिसमें भी ना अंत में क्या रहे, ना लगे, वो क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? वह धीरे धीरे चलता या फिर है? तो वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? तो क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है बच्चों? धीरे धीरे। ठीक ना, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? धीरे धीरे। ठीक ना, यह आपका क्रिया विशेषण शब्द है। ठीक, चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार क्या है? ठीक ना, वह स्कूल जाता है और किताब पढ़ता है, इसमें किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार क्या है? यह एक सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो यह किस प्रकार का वाक्य बच्चों बताओ? यह एक संयुक्त वाक्य है। ठीक ना, वह कहाँ जा रहा है बच्चों? स्कूल जा रहा है। ठीक ना, वह कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक ना, फिर अगला प्रश्न है, दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है? मुंह बनाना, बहुत परेशान करना, पराजित करना, या फिर दांत खराब करना? तो इसका सही अर्थ क्या है बच्चों? पराजित करना। ठीक ना, दांत खट्टे करना का मतलब क्या हो गया? पराजित करना। ठीक, मतलब किसी को भी कोई भी चीज़ में हरा देना, उसी को कहते हैं पराजित करना। फिर देखिए, अब आपका किताब का प्रश्न शुरू हो गया। ठीक ना, अभी तक हम लोग ग्रामर देखे थे, यानी कि 50% क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब बचा 50% क्वेश्चन। आपका गद्यांश शुरू हो जाता है किताब का, कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नए जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहे एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए, सुख की व्याख्या बदल गई है।
भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है, नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। ये आपका क्या रहा, गद्यांश रहा। अब इसके प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, ठीक ना। ये गद्यांश कौन से पाठ से लिया गया? उपभोक्तावाद की संस्कृति, एक कुत्ता और एक मैना, या फिर मेरे बचपन के दिन, या दो बैलों की कथा। तो कौन पाठ से लिया गया है? नहीं, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ठीक ना। कौन पाठ से लिया गया है? उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ से लिया गया। शायद आप लोग कहानी को ढंग से नहीं पढ़े हैं, इसीलिए इसका जवाब नहीं दे पा रहे। क्या कीजिएगा, 12 बजे तक तो इंस्टाग्राम में ऑनलाइन रहते हैं, कहाँ से पढ़िएगा। फिर अगला प्रश्न है कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है ना। क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या फिर संज्ञा है। तो क्या है बच्चों? क्रिया विशेषण। अभी हम लोग धीरे धीरे के बारे में पीछे हम लोग देखे थे ना। यानी कि देखिए, आप अगर एक प्रश्न अगर आप ढंग से जान रहे हैं तो उसी से रिलेटेड कितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि आपका एक गलत जवाब आगे आने वाला प्रश्न का भी गलत उत्तर हो सकता है। फिर अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? समाजवाद, उपभोक्तावाद, आध्यात्मिकता, या फिर परंपरागत मूल्यों, ठीक ना। तो एक वर्तमान जीवन किस पर आधारित है बच्चों? उपभोक्तावाद पर, ठीक ना। किस पर आधारित है? उपभोक्तावाद पर। फिर अगला प्रश्न है, गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है, ठीक ना। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए, लोगों के उपभोग और सुख के लिए, आर्थिक स्थिरता के लिए, या फिर नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए। क्यों बनाया जा रहा है बोलो? है लोगों के उपभोग और सुख के लिए भाई, इसीलिए ना उत्पादन बढ़ाया जा रहा है भैया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुखी रह सके, है कि नहीं। आज हम लोग गाड़ी क्यों खरीद रहे हैं? गाड़ी खरीद रहे हैं ताकि सुख हो सके, है कि नहीं। आज हम डिजिटल बोर्ड में क्या फ़ायदा, आज तुम मोबाइल से पढ़ रहे हो, हम डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है? ताकि भैया हम कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ दे सके, है ना, तुमको भी सुख मिले। वही चीज़ है, जो भी आज उत्पादन हो रहा है वो किसके लिए? सुख बढ़ाने के लिए। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न है, गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है, ठीक ना। दो बैलों की कथा में आप पढ़े होंगे कि गधे के छोटे भाई को क्या कहा गया है? घोड़ा, गधा, शेर, या फिर बैल। तो गधे के छोटे भाई को क्या कहा गया बच्चों? बोलो यार, दो बैलों की कथा, बैल, ठीक ना। गधे के छोटे भाई को क्या कहा गया है? बैल कहा गया है, ठीक ना। चलिए, फिर अगला प्रश्न है कि लहसा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? कहानी, संस्मरण, यात्रा वृतांत, या फिर निबंध। तो कौन सी विधा है बच्चों? यह एक यात्रा वृतांत है, ठीक ना। लहसा की ओर यह क्या है? एक यात्रा वृतांत है, ठीक ना। लेखक घूमने गए हैं तो उसी के बारे में यह वर्णन किए हैं। फिर अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? फर्रुखाबाद, अहमदाबाद, फरीदाबाद, या फिर हैदराबाद। तो महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था? फर्रुखाबाद, ठीक ना। कहाँ पे हुआ था बच्चों? फर्रुखाबाद में। देखिए आप लोग कितने प्रश्नों के गलत जवाब, इतना भी कोई गलत कैसे दे सकता है बोला जवाब। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हरिशंकर प्रसाद जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? हंस, जागरण, मर्यादा, या फिर वसुधा। तो इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी बच्चों? बोलो, मर्यादा पत्रिका, ठीक ना, हरिशंकर प्रसाद ने। और वहीं अगर बात करते हैं प्रेमचंद का, तो प्रेमचंद हंस पत्रिका निकालते थे, ठीक ना। चलिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के कवि का नाम क्या है? बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पाठ कविता के कवि के क्या नाम है? केदारनाथ अग्रवाल, सुमिंद्रानंदन पंत, राजेश जोशी, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। बताइए बताइए बताइए, क्या? राजेश जोशी। देखिए आप लोग का पूरा बेड़ा गर्क है। अब थोड़ा इंस्टाग्राम को छोड़ के परीक्षा के पे ध्यान दीजिए। फिर अगला है, मृत्यु की तरल दूत किसे कहा गया है? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? बाढ़ के पानी को, कांपोज किए गए जहर को, या फिर बारिश के पानी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। किसे कहा गया है? मृत्यु के तरल दूत किसे कहा गया है? जल्दी बताओ। है कंपोज किए गए जहर को। आज तुम जितना जो खा रहा है और खाना खाने के बाद उतना काम नहीं कर रहा है, तो तुम्हारा शरीर में वो जहरे का काम कर रहा है भैया। जितना खाना खा रहे हो और उतना काम नहीं कर रहे हो ना, तो धीरे 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 वो क्या होते जा रहा है? तुम्हारे शरीर में स्टोर होते जा रहा है, और वही एक दिन तुम्हारा मांस का टुकड़ा बढ़ जाएगा, या फिर आपका पथरी हो जाएगा, या फिर किडनी, या फिर आपका ये ट्यूमर हो जाएगा। मतलब
आपको परेशानी होने वाला है। आप जितना खाना खा रहे हैं ना उतना काम भी कीजिए, नहीं तो खाना कम खाइए, नहीं तो फिर जितना खा रहे हैं उतना हॉस्पिटल में जाके निकालिएगा भी। सुबह बाथरूम में तो कम निकाल रहे हैं, हॉस्पिटल में जाके ज़्यादा निकालिएगा, है कि नहीं। अगला प्रश्न, रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? ठीक ना, रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? उमा, शंकर, रघु या फिर प्रेमा, कौन है बताओ? रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? देख लें, हम जाने लूँ तो जानबे न कर भाई, उमा, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका का नाम कौन है? बता, लेखिका कौन है बता? मंजुल भगत, महादेवी वर्मा, कृष्ण सोबती या फिर मृदुला गर्ग? जल्दी बोल। मृदुला गर्ग, ठीक ना, मृदुला गर्ग। हम जाने विनीतवा एको को जान तू, अरे हम जाने विनीतवा कर लछने वह लिखे है। तो फिर अगला क्या है आपका? काव्य खंड, ठीक ना। अभी हम लोग गद्यांश देखे, अब हम लोग क्या देखेंगे? पद्यांश देखेंगे। देखिए अब एक में क्या विनीत जानूल, ठीक ना। देखो पहले हम कविता पढ़ दे रहे हैं, फिर क्वेश्चन पूछेंगे। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमल पेटियों सी लटकी, छिमिया छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितले, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं, फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृत्त पर, ठीक ना। अब क्वेश्चन आ रहा है भैया, जवाब देने के लिए तैयार रहें। पूछ रहा है प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है, यानी कि इस कविता के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? जल्दी बताओ विनीत, कौन है? वेरी, इतना भी कोई गलत कैसे जवाब दे सकता है? आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, डी आपका बिल्कुल गलत जवाब है ना। तो आपको मिलता है यहाँ पे 0 अंक और आप पहुँचते हैं अगले 7 करोड़ के सवाल पे। चलिए अगला प्रश्न है कि इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? प्रकृति की विविधता, फूलों की महक, फूलों का आकार या फिर फूलों की संख्या? कवि क्या व्यक्त करना चाह रहा है बच्चों? प्रकृति, बोल बोल बोल, प्रकृति की विविधता। वेरी गुड, आपने जीता 7 करोड़, लेकिन पहले जवाब दे चुके थे इसलिए आपका कुल बैलेंस बन जाता है 0। अगला प्रश्न, छिमिया छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है? ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है? बीजों का सजीव चित्रण, बीजों का छिपना, मटर की फलियों के में छिपे बीज या फिर पौधों का विकास? कवि इसमें क्या कहना चाह रहा है बच्चों? जल्दी बताइए क्या कहना चाह रहा है? मटर की फलियों में छिपे बीज। क्या कर रहा है कि छिमिया छिपाए बीज लड़े, ठीक ना, बीज को क्या कर रहे हैं? अपने अंदर छिपा करके रख रहे हैं। मटर का दाना हम लोग ऐसे मटर को थोड़ा थोड़ा खाते हैं ना, हाँ, मटर का छिलका हटा के, तो मटर की फलियां क्या कर रही हैं? छिपे हुए, है ना। फिर अगला प्रश्न, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? ग्रामश्री, मेघ आए, हरितिमा या फिर प्राकृतिक सुषम? किससे लिया गया है बच्चों? जल्दी बोल। ग्रामश्री से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रामश्री कविता से यह पंक्ति लिया गया है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक ना। अगले 4 प्रश्न आपको जल्दी जल्दी देना है। कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? प्रत्येक प्राणी के हृदय में, मंदिरों में, काशी में या फिर कैलाश पर्वत में? तो कहाँ रहते हैं बच्चों? प्रत्येक प्राणी के हृदय में ईश्वर वास करते हैं, ठीक ना। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तो देवल ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, है ना। यानी कि ईश्वर कहाँ पे रहते हैं? सभी लोगों के हृदय में। फिर अगला प्रश्न है कि वाक की अगला प्रश्न है वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाणी, दोहा, व्याख्या या फिर पद? क्या है बच्चों? जल्दी बोलिए। वाणी, वेरी गुड जवाब। क्या है आपका सही जवाब? वाणी, है ना। चलिए फिर अगला है रसखान का काव्य भाषा क्या है? अवधी, मैथिली, ब्रजभाषा या फिर संस्कृत? तो रसखान की काव्य भाषा क्या है बच्चों? जल्दी बोलिए। अरे ब्रजभाषा में ये लिखते थे, कविता का शुरुए में लिखल है, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है? बालक, हाथी, जल या फिर मेहमान? किस रूप में हुआ है बच्चों? अरे बालक के रूप में हुआ है, ठीक ना। मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है?
बालक के रूप में, ठीक ना। तो अभी हम लोग 40 प्रश्न देखे और 40वां प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और नया आए तो फिर कहने की बातें नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।